स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 15 जुलाई 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार में फिर अरबपति बना एक व्यक्ति। मुजफ्फरपुर समस्तीपुर के बाद अब पश्चिमी चंपारण में खाते में दिखे 7 अरब रुपए। जी हाँ, दरअसल बात यह है कि बिहार में बैंक खातों में अचानक अरबों रुपए का बैलेंस दिखने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले किशनगंज, फिर मुजफ्फरपुर, अब समस्तीपुर में ऐसे चौंकाने वाले मामले सामने आए थे। अब पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है। यहाँ पर 1100 रुपये की वृद्धा पेंशन निकालने पहुंचे एक 65 वर्षीय बुजुर्ग के खाते में अचानक 7 अरब 59 करोड़ 69 लाख 51,951 रुपये का बैलेंस दिखाई देने लगा। इस घटना से बुजुर्ग, सीएसपी संचालक और फिर ग्रामीण सभी हैरान रह गए। मामला नरकटियागंज प्रखंड की मनुआ परसी पंचायत के सीतापुर गांव का है। गांव के बद्री देवान अपने वृद्धावस्था पेंशन के 1100 रुपये निकालने के लिए सीएसपी पहुंचे थे। लेन देन पूरा होने के बाद जब उन्हें ट्रांजेक्शन रसीद मिली तो फिर उसमें खाते का शेष बैलेंस देख करके सभी के होश उड़ गए। रसीद में उनके खाते में 7.5 अरब रुपए से ज़्यादा होने की जानकारी मिली, या 700 करोड़ से ज़्यादा। बद्री देवान ने बताया है कि इस घटना के बाद उनके खाते से किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं हो पा रहा है। खाते की स्थिति को लेकर के वे खुद भी असमंजस में हैं। घटना की सूचना फैलते ही गाँव में लोगों की भीड़ जुट गई और हर कोई इस अनोखे बैंक बैलेंस की चर्चा करने लगा। नितिन नवीन, मनोज तिवारी से पवन सिंह तक। बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी ने उतारी स्टार प्रचारकों की फौज। इस सीट से प्रशांत किशोर भी आजमा रहे हैं किस्मत। दरअसल बात यह है कि पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी की तरफ से जारी लिस्ट में 40 नेताओं और फिर अन्य कई बड़े और फिर प्रमुख चेहरे का नाम शामिल है, जो चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी उम्मीदवार के लिए रैली, जनसभा और फिर रोड शो करते हुए दिखाई देंगे। भाजपा इस चुनाव प्रचार में पूरी ताकत के साथ उतरना चाहती है तो फिर लिस्ट में साफ साफ दिखाई देता है। लिस्ट में कई मंत्री और कई बड़े चेहरा शामिल है। स्टार प्रचारकों में केंद्रीय मंत्रियों के अलावा बिहार बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल है। लिस्ट में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का नाम सबसे ऊपर है। इसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, लिस्ट में रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, विजय कुमार सिन्हा, बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे, संजय जायसवाल और फिर मैथिली ठाकुर जैसे कई चेहरे शामिल है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में भोजपुरी सिनेमा का सबसे बड़ा चेहरा भी शामिल है। भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार अभिनेता पवन सिंह का भी नाम शामिल है। उनके अलावा बीजेपी सांसद और फिर भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी और फिर रवि किशन का भी नाम शामिल है। भोजपुरी सिनेमा के ये कलाकार उपचुनाव में वोट मांगते हुए दिखाई देंगे। जब वहीं पर इस लिस्ट में पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, शीला प्रजापति, सीता साहू, रेशमी चंद्रवंशी और सुषमा साहू के नाम शामिल है, जिन्हें महिला स्टार प्रचारक बनाया गया है। बरसात के दिनों में पलायन कर जाते हैं यहाँ के लोग, बाकी के ग्रामीण मचान पर काटते हैं रात। दरअसल बात है कि जब सैलाब जिंदगी का इम्तिहान लेने आता है तो इंसान के हौसले और उसकी व्यवस्था दोनों खुल करके सामने आ जाती है। जब कटिहार जिला के अहमदाबाद प्रखंड में हर साल आने वाली भीषण बाढ़ सिर्फ पानी का सैलाब नहीं लाती, बल्कि बेघर होने का दर्द और फिर अपनों को सुरक्षित रखने की जंग भी अपने साथ लाती है। दर्जनों गाँव में पानी प्रवेश करके करीब 1 महीने तक डेरा जमा लेता है। ऐसे में संपन्न परिवार झारखंड चला जाता है, लेकिन गरीब मचान और फिर चौकी पर बाढ़ की विभीषिका झेलते हैं। जब चौकिया पहाड़पुर पंचायत का मदाई दियारा की सीमा झारखंड से लगी है। यहाँ की आबादी करीब 7,000 है। जब वार्ड संख्या नंबर 10 एवं वार्ड नंबर 11 के करीब 100 परिवार बाढ़ से बचने के लिए झारखंड की महाराजपुर में 3 महीने डेरा डाल देते हैं। वहीं पर गरीब तबके के बड़े बुजुर्गों समेत परिवार पानी के बीच में चौकी लगा करके एक मचान बना करके किसी तरह समय काटते हैं। इस तरह से यहाँ पर लोगों की जिंदगी गुजर बसर हो रही है। लंबी दरारें, डामर गायब, खिसक रही मिट्टी, उद्घाटन से पहले ही 3792 करोड़ का 4 लेन बदहाल। दरअसल बात है कि बिहार के भागलपुर जिले में बन रहे महत्वाकांक्षी 3792 करोड़ रुपए के मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन प्रोजेक्ट के निर्माण की गुणवत्ता पर एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। 125 किलोमीटर लंबी इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत भागलपुर जिले के गनगनिया और फिर घोरघट के समीप नवनिर्मित 4 लेन की डाउन लाइन में अचानक दरार आ गई है।
जहां सड़क के इस प्रभावित हिस्से पर करीब 40 मीटर की लंबाई में 2 इंच चौड़ी दरार साफ देखी जा सकती है। इसके अलावा सड़क के किनारे से लगातार मिट्टी धंसने और फिर खिसकने की समस्या भी उत्पन्न हो गई है, जिससे भविष्य में बड़े हादसे और फिर यातायात सुरक्षा को लेकर के हरकत मच गया है। मुंगेर, भागलपुर और फिर संताल परगना क्षेत्र को आपस में जोड़ने वाली ये परियोजना यातायात को सुगम और फिर तेज बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, लेकिन गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से शुरू होने से पहले ही इस तरह दरार पड़ने की घटना ने अधिकारियों की नींद उड़ा दी है। स्थानीय निवासियों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से किनारे से मिट्टी खिसकने की प्रक्रिया जारी थी, जो धीरे धीरे सड़क की मुख्य ऊपरी सतह तक पहुंच गई। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते इसका अस्थायी समाधान नहीं किया गया तो फिर भारी गाड़ियों के परिचालन शुरू होने से होते ही ये समस्या और बढ़ सकती है। बंटी यादव हत्याकांड, मंत्री रामकृपाल यादव और सांसद पप्पू यादव ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात, सरकार से की ये मांग। दरअसल बात यह है कि पटना के चर्चित बंटी यादव कांड को लेकर के राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है, जब बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव और पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने अलग अलग पीड़ित परिवार से मुलाकात करके उन्हें सांत्वना दी है। दोनों नेताओं ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान रामकृपाल यादव ने पुलिस की शुरुआती कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए थी। मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा है कि सरकार अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। वहीं पर सांसद पप्पू यादव ने मामले में स्पीड ट्रायल चलाने, दोषियों को फांसी की सजा देने, पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और फिर सुरक्षा उपलब्ध कराने की भी मांग की है। इस मामले में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। लापरवाही के आरोप में 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया जा चुका है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई और फिर कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि जांच और फिर न्यायिक प्रक्रिया कितनी तेजी से आगे बढ़ती है तथा पीड़ित परिवार की मांगों पर सरकार क्या फैसला लेती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बिहार को शराबबंदी से लाभ कम, नुकसान ज्यादा, BAI की रिपोर्ट में 60,000 करोड़ राजस्व नुकसान का दावा। दरअसल बात है कि बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर के एक बार फिर से बहस तेज हो गई है, जब बिजनेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि BAI की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पिछले 10 वर्षों में शराबबंदी के कारण राज्य को करीब 60,000 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार शराबबंदी के बावजूद भी अवैध शराब का कारोबार पूरी तरह से नहीं रुका, बल्कि भूमिगत और नेटवर्क और काला कारोबार बढ़ा है, जिससे सरकार को अपेक्षित आर्थिक लाभ नहीं मिल सका है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यदि शराब के कारोबार को नियंत्रित और वैध तरीके से संचालित किया जाए तो फिर राज्य की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। BAI ने सरकार से शराबबंदी नीति की समीक्षा करने और फिर आर्थिक और फिर सामाजिक प्रभाव का नए सिरे से मूल्यांकन करने की अपील की है। हालांकि ये रिपोर्ट एक उद्योग संगठन का आकलन है। दुनिया में महंगाई की मार, इधर जमकर जमीन खरीद रहे हैं बिहारी, 3 आंकड़ों से समझिए। दरअसल बात यह है कि दुनिया भर में बढ़ती महंगाई और फिर आर्थिक अनिश्चितता के बीच बिहार में जमीन और फिर मकानों की खरीद बिक्री का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। यह सरकारी आंकड़ों के अनुसार राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 में केवल स्टाम्प शुल्क और फिर रजिस्ट्रेशन फीस से 10,000 करोड़ रुपए राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य पिछले वर्षों की तुलना में काफी अधिक है और इससे साफ संकेत मिलता है कि बिहार में संपत्ति की खरीद बिक्री लगातार बढ़ रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 में स्टाम्प शुल्क और फिर रजिस्ट्रेशन से 7,976 करोड़ रुपए की आय हुई थी, जबकि 2025-26 के संशोधित अनुमान में ये 8,250 करोड़ रुपए पहुंच गई है। अब 2026-27 के लिए इसे बढ़ा करके 10,000 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही सरकार जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और फिर पेपरलेस बनाने की दिशा में भी तेजी से काम कर रही है, जिससे लोगों के लिए संपत्ति की खरीद बिक्री और फिर आसान हो सकेंगे। वहीं पर राज्य सरकार ने हाल ही में शहरी क्षेत्र में सर्किल रेट में बढ़ोतरी और फिर स्टाम्प शुल्क में भी संशोधित किया है। इसके बावजूद भी जमीन खरीद का रुझान कम नहीं हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि बिहार में लोग जमीन को सुरक्षित निवेश मान रहे हैं, इसलिए वैश्विक महंगाई के दौर में भी रियल एस्टेट बाजार मजबूत बना हुआ है और फिर सरकार को इससे लगातार अधिक राजस्व मिलने की उम्मीद है। बांकीपुर से दूसरे प्रत्याशी के उतारे जाने पर आरजेडी सांसद मनोज झा का बीजेपी पर तंज, बोले मुझे डर। दरअसल बात है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी द्वारा प्रत्याशी बदलने जाने के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने इस फैसले पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें कल का डर दिखाई दे रहा है। उनका कहना था कि जिस तरह बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदला है उससे पार्टी की रणनीति और फिर आत्मविश्वास को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। मनोज झा ने आरोप लगाया है कि बीजेपी चुनाव को लेकर के असमंजस की स्थिति में नजर आ रही है। वहीं पर बीजेपी का कहना है कि प्रत्याशी परिवर्तन संगठन का आंतरिक फैसला है और इससे चुनावी तैयारियों पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा।
पड़ेगा, जब पार्टी ने नए उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में उतारते हुए जीत का दावा किया है। अब मुख्यमंत्री सुनेंगे जनता की शिकायतें, सम्राट चौधरी ने शुरू किया सहयोग कार्यक्रम। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने आम लोगों की लंबित शिकायतों की त्वरित समाधान के लिए राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री सचिवालय में इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए लोगों की समस्याएं सुनी हैं और संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सरकार का कहना है कि जिन शिकायतों का समाधान जिला स्तर पर नहीं हो पाया है, अब उनकी सुनवाई सीधे राज्य स्तर पर की जाएगी। कार्यक्रम के पहले ही दिन 129 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 100 लोग स्वयं मुख्यमंत्री के सामने अपनी समस्याएं लेकर के पहुंचे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि सभी मामलों का निष्पक्ष और समयबद्ध समाधान किया जाए। लोगों की सुविधा के लिए आवेदन प्राप्ति केंद्र, ऑनलाइन आवेदन व्यवस्था और हेल्पलाइन 1100 की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यह कार्यक्रम हर महीने के दूसरे मंगलवार को आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि शिकायतों के निपटारे में किसी भी तरह की प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार का उद्देश्य आम नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत देना और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। यह इस पहल को बिहार में जन शिकायत निवारण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बिहार के कटिहार में एनआईए का बड़ा एक्शन, पाकिस्तान के दहशतगर्द नेटवर्क से जुड़ा संदिग्ध गिरफ्तार। दरअसल बात है कि बिहार के कटिहार जिले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां और फिर बिहार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पाकिस्तान से जुड़े कथित दहशतगर्द नेटवर्क के संपर्क में रहने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार युवक की पहचान मोहम्मद अहद के रूप में हुई है, जो कटिहार के कोरा थाना क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में उसके पाकिस्तानी स्थित गैंगस्टर और कथित दहशतगर्द नेटवर्क से सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क होने की बात सामने आई है। जांच एजेंसियों के अनुसार आरोपी के मोबाइल फोन और फिर डिजिटल गतिविधियों की जांच में कई महत्वपूर्ण इनपुट मिले हैं। आरोप है कि वे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फिर अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए पाकिस्तान स्थित नेटवर्क से संपर्क में था और भारत विरोधी गतिविधियों से जुड़ी हुई सामग्री का आदान प्रदान कर रहा था। जब पुलिस ने उसका मोबाइल जब्त करके फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है और पूरे नेटवर्क की कड़ियां खंगाली जा रही है। बंटी यादव हत्याकांड में पुलिस पर गिरी गाज, लापरवाही के चलते 3 एएसआई समेत 4 पुलिसकर्मी निलंबित। दरअसल बात है कि पटना के चर्चित बंटी यादव अपहरण एवं हत्याकांड में पुलिस विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच के दौरान ड्यूटी में गंभीर लापरवाही सामने आने के बाद पटना सेंट्रल की एसपी ममता कल्याणी ने 3 सहायक उप निरीक्षकों यानी कि एएसआई और एक गृह रक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। विभाग का मानना है कि यदि समय पर सतर्कता बरती जाती तो फिर घटना को रोका जा सकता था। जांच के अनुसार घटना के समय निलंबित पुलिसकर्मी घटनास्थल से करीब 100 मीटर की दूरी पर गश्ती और फिर डायल 112 की ड्यूटी पर तैनात थे। इसके बावजूद भी उन्हें न तो संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली और न ही अपहरण की घटना का पता चल सका। इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए विभाग ने सभी संबंधित पुलिसकर्मियों से 3 दिनों के भीतर लिखित स्पष्टीकरण मांगा है। राजस्व कोर्ट में अब सिर्फ डिजिटल सबूत ही होंगे मान्य। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने राजस्व न्यायालय की कार्यप्रणाली को पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। अब डीसीएलआर सीओ कार्यालय समेत सभी राजस्व न्यायालयों में किसी भी मामले की सुनवाई के दौरान केवल ऑनलाइन अपलोड किए गए डिजिटल साक्ष्य ही मान्य होंगे। आवेदक या विपक्ष से किसी भी प्रकार के कागजी दस्तावेज या फिर भौतिक साक्ष्य स्वीकार नहीं किए जाएंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के निर्देश के अनुसार सभी दस्तावेज और फिर साक्ष्य राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली को पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। सुनवाई से लेकर के अंतिम आदेश तक पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से संचालित होगी। यह सरकार का कहना है कि इससे न्यायिक प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और फिर भ्रष्टाचार मुक्त बनेगी तथा लोगों को बार बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने अधिकारियों को नई व्यवस्था का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का मानना है कि डिजिटल व्यवस्था लागू होने से मामलों के निपटारे में तेजी आएगी, रिकॉर्ड सुरक्षित रहेंगे और जमीन से जुड़े विवादों की सुनवाई पहले की तुलना में अधिक आसान और फिर प्रभावी होंगी। VVG रामजी योजना के नियमों में बड़ा बदलाव, बिहार में कम बारिश के बीच ग्रामीण मजदूरों को मिलेगा रोजगार। दरअसल बात है कि बिहार में कम बारिश और फिर खरीफ सीजन के दौरान ग्रामीण मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने VVG रामजी योजना के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। ग्रामीण विकास विभाग ने लीन पीरियड की तिथियों में संशोधित किया है। लीन पीरियड मतलब कि रोजगार उपलब्ध कराने की विशेष अवधि की तिथियों में बदलाव किया है, ताकि जिन इलाकों में खेती का काम प्रभावित है वहाँ पर मजदूरों को लगातार रोजगार
मिल सके। इस फैसले का उद्देश्य कम वर्षापात के कारण प्रभावित ग्रामीण परिवारों की आजीविका को सहारा देना है। नई व्यवस्था के तहत कई जिलों में 3 पीरियड्स की अवधि बढ़ा दी गई है, जिससे ग्रामीण मजदूर खेती के मौसम में भी योजना के तहत काम कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि इससे कम बारिश के कारण रोजगार संकट का सामना कर रहे मजदूरों को राहत मिलेगी और फिर उनकी आय पर पड़ने वाला असर कम होगा। खान सर को अब नहीं जाना होगा जेल। किस मामले में लटकी थी फैजल खान की जमानत पर तलवार? दरअसल पटना के चर्चित कोचिंग विवाद और फिर फायरिंग मामले में मशहूर शिक्षक खान सर को बड़ी कानूनी राहत मिली है, जब पटना की अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है। ये मामला जून में उनके कोचिंग संस्थान के बाहर हुए विवाद और फिर कथित फायरिंग की घटना से जुड़े हैं, जिनमें खान सर, उसके कुछ सहयोगियों और फिर सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में आरोप था कि कोचिंग संस्थान के बाहर हुए विवाद के दौरान सुरक्षा कर्मियों द्वारा हवाई फायरिंग की गई थी। जांच के दौरान खान सर ने गिरफ्तारी से राहत के लिए अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद खान सर समेत अन्य आरोपियों को अग्रिम जमानत दे दी है, जिससे फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। हालांकि उन्हें जांच में पूरा सहयोग करना होगा और अदालत की शर्तों का पालन करना होगा। अदालत के इस फैसले के बाद खान सर को तत्काल जेल नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन मामले की जांच और फिर कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। जांच एजेंसियां घटना से जुड़े सभी तथ्यों की पड़ताल कर रही है और अंतिम निर्णय न्यायालय में सुनवाई पूरी होने के बाद ही होगा। बिहार में जमीन म्यूटेशन का नया नियम। अब राजस्व कर्मचारी खुद गांव जाकर के अपडेट करेंगे मृत रैयतों की जमाबंदी। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने जमीन के दाखिल खारिज यानी कि म्यूटेशन की प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब किसी रैयत की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों को जमाबंदी अपडेट कराने के लिए बार बार अंचल कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नई व्यवस्था के तहत राजस्व कर्मचारी खुद गाँव गाँव जाकर के मृत रैयतों की जमाबंदी की जानकारी जुटाएंगे और वैध उत्तराधिकारियों के नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। इससे लोगों को समय और फिर खर्च दोनों की बचत होगी। जहाँ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के निर्देश के अनुसार हल्का कर्मचारी नियमित रूप से अपने क्षेत्र के गांवों का दौरा करेंगे और मृत रैयतों के मामले की पहचान करके आवश्यक जानकारी एकत्र करेंगे। इसके बाद संबंधित अधिकारियों के माध्यम से जमाबंदी अपडेट करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। सरकार का उद्देश्य म्यूटेशन प्रक्रिया को तेज करना, लंबित मामलों को कम करना और जमीन से जुड़े विवादों में कमी लाना है। सरकार का मानना है कि इस नई व्यवस्था से आम लोगों को राहत मिलेगी और फिर म्यूटेशन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी। साथ ही जमीन के रिकॉर्ड समय पर अपडेट होने से भविष्य में उत्तराधिकार, खरीद बिक्री और फिर अन्य राजस्व संबंधित कार्यों में भी आसानी होगी। बिहार में टीबी के खिलाफ जंग तेज। 1 महीने में 1 करोड़ जांच का टारगेट। मैदान में उतरेंगे एनसीसी कैडेट्स। दरअसल बात है कि बिहार में टीबी यानी कि क्षय रोग उन्मूलन अभियान को तेज करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा लक्ष्य तय किया है। यह राज्य में अगले 1 महीने के भीतर 1 करोड़ लोगों की टीबी स्क्रीनिंग करने की अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए जिलों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे और फिर आशा कार्यकर्ताओं के साथ साथ एनसीसी कैडेट्स भी जागरूकता फैलाने और फिर लोगों को जाँच करने के लिए प्रेरित करने में अहम भूमिका निभाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार ये अभियान 14 अगस्त तक चलाया जाएगा, जहाँ सभी जिलाधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करके अभियान की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। स्क्रीनिंग के दौरान संभावित मरीजों की पहचान करके उन्हें समय पर जांच और फिर इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। जब सरकार का उद्देश्य टीबी के मामलों का जल्द पता लगा करके संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ना है। राज्य सरकार का मानना है कि युवाओं, एनसीसी कैडेट्स और फिर विभिन्न सरकारी विभागों की भागीदारी की ये अभियान जन आंदोलन का रूप लेगा। लोगों से अपील की गई है कि यदि लगातार खांसी, बुखार, वजन कम होना या फिर अन्य टीबी के लक्षण दिखाई दें तो फिर बिना देरी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराएं। समय पर पहचान और फिर इलाज से टीबी पूरी तरह से ठीक हो सकती है। बिहार में फरार अपराधियों की डोल नगाड़े के साथ होगी कुर्की जब्ती। सभी जिले के एसपी को दिया आदेश। दरअसल बात है कि बिहार में फरार अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने सख्त अभियान शुरू करने का फैसला कर लिया है। पुलिस मुख्यालय ने बिहार के सभी जिलों के एसपी को निर्देश जारी कर दिया है कि गंभीर मामलों में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपियों और फिर वारंटियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया तेज की जाए। कोर्ट के आदेश के बाद ऐसे अपराधियों के घरों पर ढोल नगाड़े और फिर मुनादी के साथ कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी, ताकि उन पर जल्द आत्मसमर्पण करने का दबाव बनाया जा सके। वहीं पर पुलिस मुख्यालय ने सभी थानों को अपने अपने क्षेत्र के टॉप 10 फरार अपराधियों और फिर वारंटियों की लिस्ट अपडेट करने का भी निर्देश दिया है। विशेष पुलिस टीमें न्यायालय से समन्वय करके इश्तिहार और फिर कुर्की जब्ती के वारंट जल्द हासिल करेगी। पुलिस का कहना है कि जो आरोपी कानून से बचने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। बिहार के कलाकारों की चमकेगी किस्मत। अब मुंबई से ही होंगे बुक, घर बैठे फिल्म में मिलेगा काम।
दरअसल बात है कि बिहार के कलाकारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बिहार के उभरते कलाकारों को अब अभिनय, मॉडलिंग और फिर फिल्मी दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए मुंबई के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। एक नई पहल के तहत ऐसा मंच तैयार किया जा रहा है जिसके माध्यम से बिहार के कलाकार घर बैठे अपना प्रोफाइल बना करके सीधे फिल्म, वेब सीरीज, म्यूजिक वीडियो और अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए ऑडिशन और बुकिंग का अवसर प्राप्त कर सकेंगे। इस पहल का उद्देश्य बिहार की छिपी हुई प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना और उन्हें मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री से सीधे जोड़ना है। कलाकार अपनी प्रतिभा, फोटो और फिर वीडियो ऑनलाइन शेयर कर सकेंगे, जिसके आधार पर प्रोडक्शन हाउस और फिर कास्टिंग एजेंसी उन्हें विभिन्न प्रोजेक्ट्स के लिए चुन सकेंगे। इससे समय और फिर खर्च दोनों की बचत होगी तथा नए कलाकार को बेहतर अवसर मिलने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस पहल से बिहार के युवाओं के लिए मनोरंजन जगत में कैरियर बनाना पहले की तुलना में अधिक आसान होगा। साथ ही राज्य की कला और फिर संस्कृति को भी राष्ट्रीय मंच पर नई पहचान मिलेगी। यदि ये व्यवस्था सफल रहती है तो फिर आने वाले समय में बिहार के कलाकारों को घर बैठे ही बड़े प्रोजेक्ट्स में काम मिलने के अवसर लगातार बढ़ सकते हैं। बिहार के शहरों का बदलेगा भूगोल, नगर निकायों के पुनर्गठन की तैयारी। दरअसल बात यह है कि बिहार में तेजी से बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए राज्य सरकार नगर निकायों के बड़े स्तर पर पुनर्गठन की तैयारी में जुट गई है। इस योजना के तहत नए नगर निकायों का गठन, पुराने नगर निकायों का अपग्रेडेशन और कई शहरों की सीमाओं के विस्तार पर काम किया जाएगा। नगर विकास एवं आवास विभाग ने सभी जिलों से विस्तृत प्रस्ताव मांगे हैं ताकि जनसंख्या और फिर शहरी विकास के आधार पर नए ढांचे को अंतिम रूप दिया जा सके। सरकार ने जिलों से प्रस्तावित नगर निकायों की जनसंख्या, क्षेत्रफल, जनसंख्या घनत्व, सीमा निर्धारण और नक्शे समेत विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। इन प्रस्ताव के आधार पर तय किया जाएगा कि किन क्षेत्रों को नगर पंचायत, नगर परिषद या फिर नगर निगम के रूप में विकसित किया जाए और किन मौजूदा निकायों का विस्तार किया जाए। सरकार का मानना है कि इस पुनर्गठन से शहरों में योजनाबद्ध विकास को गति मिलेगी और फिर नागरिकों को सड़क, जल निकासी, पेयजल, सफाई, स्ट्रीट लाइट तथा अन्य शहरी सुविधाएं बेहतर ढंग से उपलब्ध कराई जा सकेगी। आने वाले समय में इस पहल से बिहार के कई शहरों का स्वरूप बदलने और फिर शहरी विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। 2024 में ग्रेजुएट और फिर अकाउंट में 9 लाख, मैट्रिक के बाद इंटर नहीं, बीजेपी प्रत्याशी नीरज सिन्हा घिरे। दरअसल बात है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा अपने चुनावी हल्फनामे को लेकर के विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। जहां कांग्रेस ने उनके बैंक खाते में करीब 9 लाख रुपए जमा होने और शैक्षणिक योग्यता से जुड़े विवरण पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का आरोप है कि हल्फनामे में दर्ज जानकारी कई सवाल खड़े करती है, जिसके बाद ये मुद्दा राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। कांग्रेस का कहना है कि नीरज सिन्हा ने अपने हल्फनामे में साल 2012 में मैट्रिक और 2024 में स्नातक की डिग्री का जिक्र किया है, लेकिन इंटरमीडिएट की पढ़ाई से संबंधित जानकारी स्पष्ट नहीं है। वहीं पर उनके बैंक खाते में लगभग 9 लाख रुपए जमा होने को लेकर भी विपक्ष ने सवाल उठाते हुए बीजेपी से जवाब मांगा है। दूसरी ओर बीजेपी नेताओं का कहना है कि वे पूरे मामले की जानकारी लेने के बाद ही प्रतिक्रिया देंगे। यह नीरज कुमार सिन्हा ने अपनी चुनावी हल्फनामे में कुल चल और फिर अचल संपत्ति, आय के स्रोत और अन्य विवरण भी दर्ज किए हैं। फिलहाल ये मामला चुनावी माहौल में सियासी आरोप प्रत्यारोप का मुद्दा बन गया है। क्या बांकीपुर उपचुनाव में गूंजने लगा भरत तिवारी एनकाउंटर का मामला? जनसुराज ने शहीद वाला पोस्टर लहरा करके कर दी शुरुआत। दरअसल बात है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में अब भरत तिवारी एनकाउंटर का मामला भी चुनावी मुद्दा बनता नजर आ रहा है। जनसुराज ने अपने चुनावी प्रचार की शुरुआत के दौरान भरत तिवारी को शहीद बताते हुए पोस्टर लहराए हैं और इस मुद्दे को जनता के बीच प्रमुखता से उठाया है। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि ये मामला उपचुनाव की दिशा को किस हद तक प्रभावित कर सकता है। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की जाँच फिलहाल न्यायिक आयोग के स्तर पर जारी है। वहीं पर जनसुराज इस मुद्दे को न्याय और जवाबदेही से जोड़ करके जनता के बीच ले जाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर सत्ता पक्ष की ओर से इस मुद्दे पर अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। बिहार में नए राशन कार्ड के लिए आवेदन शुरू, घर बैठे मोबाइल से ऐसे भरे फॉर्म। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने पात्र परिवारों के लिए नए राशन कार्ड बनाने की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब राज्य के नागरिक बिना किसी सरकारी कार्यालय के चक्कर लगाए अपने मोबाइल फोन से ही घर बैठे नए राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने RCMS ऑनलाइन पोर्टल को फिर से सक्रिय कर दिया है, जिससे आवेदन प्रक्रिया पहले से अधिक आसान और पारदर्शी हो गई है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए
आवेदक को सबसे पहले पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद परिवार की जानकारी, आधार से जुड़ी आवश्यक जानकारी और जरूरी दस्तावेज अपलोड करके आवेदन फॉर्म भरना होगा। आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद उसकी स्थिति भी ऑनलाइन ट्रैक की जा सकती है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे सभी जानकारी सही भरें ताकि आवेदन बिना किसी परेशानी के स्वीकृत हो सके। यह सुविधा खास करके उन परिवारों के लिए राहत लेकर के आई है जो अब तक राशन कार्ड से वंचित थे। सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक पात्र परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ दिलाना है। ऐसे में जिन लोगों के पास अभी तक राशन कार्ड नहीं है वे समय रहते घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करके इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। बीजेपी के नीरज सिन्हा का पलड़ा अभी भी भारी, जाने क्यों मुश्किल है प्रशांत किशोर की जीत की राह। दरअसल बात यह है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा अभी भी मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह इस सीट पर लंबे समय से बीजेपी का मजबूत संगठन, पारंपरिक वोट बैंक और फिर लगातार जीत का रिकॉर्ड माना जा रहा है। बांकीपुर सीट पर वर्षों से बीजेपी का प्रभाव रहा है, जिससे पार्टी को शुरुआती बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। दूसरी ओर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पहली बार खुद चुनावी मैदान में उतरे हैं, जहां उनकी सभाओं और प्रचार अभियानों को अच्छी चर्चा मिल रही है। लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चर्चा को वोटों में बदलना सबसे बड़ी चुनौती होगी। साथ ही बहुकोणीय मुकाबले और फिर स्थानीय चुनावी समीकरण भी उनकी राह को कठिन बना सकते हैं। हालांकि चुनावी तस्वीर अभी भी पूरी तरह से साफ नहीं है और फिर प्रचार अभियान के दौरान समीकरण बदल सकते हैं। आने वाले दिनों में सभी दल पूरी तरह ताकत झोंकेंगे, जिससे मुकाबला और रोचक होने की संभावना है। अंतिम फैसला मतदाता करेंगे और फिर चुनाव परिणाम ही तय करेगा कि बांकीपुर का सियासी ताज किसके सर पर सजता है। पटना में भी उठा सकेंगे रोप वे का आनंद, सम्राट सरकार ने दिया टूरिज्म को बढ़ावा। यह दरअसल बात है कि बिहार में पर्यटन को नई पहचान देने की दिशा में बिहार सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है। यह हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सेवा शुरू करने के बाद अब राजधानी पटना में भी रोप वे की सुविधा विकसित करने की तैयारी है। यह सरकार का उद्देश्य पर्यटकों को आधुनिक पर्यटन सुविधाएं उपलब्ध कराना और राज्य में पर्यटन गतिविधियों को नई गति देना है। यह सरकार का मानना है कि पटना में रोप वे शुरू होने से स्थानीय लोगों के साथ साथ देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को भी एक नया अनुभव मिलेगा। इसके अलावा धार्मिक और फिर ऐतिहासिक स्थलों तक पहुंच को आसान बनाने की दिशा में भी कई पर्यटन परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। हाल ही में शुरू की गई हेली टूरिज्म सेवा भी इसी पहल का हिस्सा है। इसके जरिए पर्यटन कम खर्च में हवाई शेर का आनंद ले सकेंगे। पर्यटन विभाग को उम्मीद है कि इन योजनाओं के शुरू होने से बिहार में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और फिर राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। सरकार का लक्ष्य बिहार को आधुनिक पर्यटन सुविधाओं से लैस करके देश के प्रमुख पर्यटन राज्यों की श्रेणी में शामिल करना है। ट्रेन से सफर करने वाले लोग दे ध्यान, बिहार से यूपी आने जाने वाले 12 से अधिक ट्रेनें निरस्त, कई पैसेंजर और एक्सप्रेस की रूट और टाइमिंग भी बदली। दरअसल बात है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। रेलवे ने गोरखपुर रेलखंड पर दोहरीकरण और फिर अन्य विकास कार्यों के चलते 16 जुलाई से आज से कई ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है। इस दौरान 12 से अधिक ट्रेनें रद्द कर दी गई है, जबकि कई पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनों के रूट में बदलाव और समय में संशोधन किया गया है। यात्रियों को सफर से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर जांचने की सलाह दी गई है। रेलवे के अनुसार प्रभावित ट्रेनों में बिहार और फिर यूपी के बीच चलने वाली कई महत्वपूर्ण एक्सप्रेस और फिर पैसेंजर ट्रेनें शामिल है। कुछ ट्रेनों को वैकल्पिक मार्ग से चलाया जाएगा, जबकि कई ट्रेनों का समय बदल दिया गया है ताकि निर्माण कार्य के दौरान रेल परिचालन सुरक्षित और फिर सुचारू रूप से जारी किया जा सके। ईरान अमेरिका जंग में गोपालगंज के मर्चेंट नेवी इंजीनियर की गई जान, भाई बोला सऊदी अरब के पास शिप पर मिसाइल गिरी। दरअसल बात है कि बिहार के गोपालगंज जिले से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। थावे प्रखंड के विदेशी टोला निवासी मर्चेंट नेवी के मरीन इंजीनियर रोहन गुप्ता की ईरान अमेरिका संघर्ष के बीच कथित मिसाइल हमले में जान चली गई है। परिजनों के अनुसार रोहन सऊदी अरब के पास समुद्री क्षेत्र में एक जहाज पर ड्यूटी कर रहे थे, तभी जहाज मिसाइल हमलों की चपेट में आ गया।
घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है और परिवार पार्थिव शरीर के भारत पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। जब मृतक के भाई ने दावा किया है कि जहाज पर अचानक मिसाइल गिरने से ये हादसा हुआ है। रोहन मर्चेंट नेवी में मरीन इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे और लंबे समय से विदेश में अपनी सेवा दे रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। प्रशासन और फिर संबंधित एजेंसियां भी मामले की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। जहां अमेरिका ईरान तनाव के कारण खाड़ी क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा लगातार प्रभावित हो रही है और हाल के दिनों में कई जहाज़ों पर हमले की घटनाएं सामने आई है। ऐसे हालात में वहां पर काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। सरकार की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है और फिर प्रभावित भारतीयों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। आधार कार्ड बनवाने निकली फिर हो गई गुम, 4 दिन से 2 छात्रों का सुराग नहीं, अपहरण की आशंका से सहमे परिजन। दरअसल बात है कि बिहार के नालंदा जिला के दीपनगर थाना क्षेत्र से 2 छात्राओं के रहस्यमय तरीके से लापता होने का मामला सामने आया है। परिजनों के अनुसार दोनों छात्राएं आधार कार्ड बनवाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी उनका कोई भी सुराग नहीं मिला। जब घटना के बाद परिवार में दहशत का माहौल है और परिजनों ने किसी अनहोनी तथा अपहरण की आशंका जताते हुए पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग की है। परिजनों का कहना है कि छात्रों ने घर से आधार केंद्र जाने की बात कही थी, लेकिन उसके बाद वे वापस नहीं लौटी। काफी तलाश के बावजूद भी उसका कोई भी अता पता नहीं चला, जिसके बाद पुलिस में शिकायत की गई। बिहार में 1 अगस्त से बदल जाएगी जमीन रजिस्ट्री की पूरी पर की अड़िया, नहीं लगाने पड़ेंगे ऑफिस के चक्कर। दरअसल बात है कि बिहार में जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री कराने वालों के लिए बड़ी राहत बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार 1 अगस्त से रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया को पेपरलेस और फिर डिजिटल बनाने जा रही है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद लोगों को मोटी फाइलों लेकर के बार बार रजिस्टर कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। दस्तावेजों की तैयारी, जाँच, सत्यापन और रजिस्ट्री की अधिकांश प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से पूरी की जाएगी, जिससे काम पहले की तुलना में अधिक और तेज पारदर्शी होगी। नई प्रणाली के तहत खरीदार, विक्रेता और फिर संबंधित अधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर, ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन और फिर ई प्रोसेसिंग के बाद रजिस्ट्री पूरी मानी जाएगी। इस व्यवस्था की शुरुआत कुछ रजिस्टर्ड कार्यालयों में हो चुकी है और चरणबद्ध तरीके से पूरे राज्य में यानी कि पूरे बिहार में इसे लागू कर दिया जाएगा। इसके लिए कर्मचारियों और फिर रजिस्ट्री प्रक्रिया से जुड़े लोगों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। सरकार का मानना है कि इस डिजिटल व्यवस्था से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी, जिस समय की बचत होगी और लोगों को अनावश्यक भागदौड़ से भी राहत मिलेगी। जिन कार्यालयों में अभी नई व्यवस्था पूरी तरह से लागू नहीं हुई है, वहां पर फिलहाल ई निबंधन की सुविधा जारी रहेगी। सरकार का लक्ष्य है कि जल्द पूरे बिहार में जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल और फिर पेपरलेस हो जाए। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रशांत किशोर ने अपनी संपत्ति का खुलासा कर दिया है। अगर आप उनकी संपत्ति के बारे में जान जाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। प्रशांत किशोर अरबपति है, उनके पास लगभग 200 करोड़ की संपत्ति है। प्रशांत किशोर के पास जी हाँ 200 करोड़ की संपत्ति है, यानी कि 198 करोड़ की उनके पास टोटल संपत्ति है। इनमें से उनकी पत्नी के पास 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, यानी कि प्रशांत किशोर अरबपति है। आपको बता दूं कि बांकीपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव के लिए जनसुराज पार्टी से प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में उतरे। उन्होंने नामांकन के दौरान अपनी करोड़ों की संपत्ति का खुलासा किया। उनकी चल और अचल संपत्तियों को जोड़ दिया जाए तो फिर उनकी पत्नी और फिर उनके नाम पर कुल 198 करोड़ रुपए की संपत्ति है। प्रशांत किशोर के पास दिल्ली से लेकर के गुवाहाटी तक इनके नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर के पास सोना चांदी और फिर बैंकों में भी मोटी रकम डिपॉजिट है। चुनावी हल्फनामे के मुताबिक उनके पास कैश 65,570 रुपये कैश है, जबकि उनकी पत्नी जानवी दास के पास 1,95,200 रुपये कैश है। प्रशांत किशोर और उनकी पत्नी ने फिक्स डिपॉजिट के अलावा शेयर में भी निवेश कर रखा है। 63 लाख रुपए से ज़्यादा के शेयर खरीदे हैं। 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा का एफडी, 1 करोड़ 24 लाख रुपए के म्यूचुअल फंड और लाइफ इंश्योरेंस में 5 करोड़ 34 लाख रुपए का निवेश किया है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस के पीपीएफ में 58 लाख रुपए का भी निवेश किया गया है। वहीं पर प्रशांत किशोर और उनकी पत्नी के नाम पर करीब 9 करोड़ रुपए का कर्ज भी दिखाया गया है। प्रशांत किशोर के पास ज्वेलरी के तौर पर केवल एक सोने की अंगूठी है और प्रशांत किशोर की पत्नी के पास 475 ग्राम सोना है, जिसकी कीमत 64,12,500 रुपये बताई गई है। जैन की पत्नी के पास 200 ग्राम चांदी है, जिसकी कीमत 46,000 रुपये बताई गई है। प्रशांत किशोर ने अपनी कुल चल संपत्ति 22 करोड़ 19,74,976 रुपये बताई है, जबकि उन्होंने अपनी पत्नी के लिए 89 करोड़ 51,67,249 रुपये की चल संपत्ति की जानकारी दी है। वहीं पर प्रशांत किशोर के पास 73 करोड़ 87 लाख की अचल संपत्ति है, जबकि उनकी
पत्नी के पास 12 करोड़ 42 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। अब इनको जोड़ दिया जाए तो प्रशांत किशोर का नेटवर्थ 198 करोड़ रुपए है। अब सवाल है कि प्रशांत किशोर कितने जमीन के मालिक हैं। तो प्रशांत किशोर के पास रोहतास जिले के शिवसागर में 3 एकड़ से ज़्यादा कृषि भूमि है। प्रशांत किशोर के पास पटना के पाटलिपुत्र में एक मकान है, दिल्ली के वसंत विहार में एक मकान है, यूपी के गाजियाबाद स्थित इंद्रपुरम में एक अपार्टमेंट में 2 फ्लैट, गाजियाबाद के वसुंधरा में एक फ्लैट के अंदर 50% भागीदारी, बिहार के बक्सर जिले में आवासीय मकान, बिहार के रोहतास जिला स्थित कुनार गाँव में पैतृक संपत्ति भी है। उनकी पत्नी जानवी दास के नाम पर भी कई प्रॉपर्टी हैं। जब पत्नी के नाम पर असम के गुवाहाटी में प्रॉपर्टी है, गुवाहाटी के मदर टेरेसा रोड में एक अपार्टमेंट है। इसके अलावा नोएडा स्थित जेपी ग्रीन्स में भी एक प्रॉपर्टी का अपार्टमेंट है। प्रशांत किशोर के ऊपर 4 केस दर्ज है। प्रशांत किशोर ने अपनी संपत्ति से लेकर के मुकदमा तक की जानकारी चुनावी हल्फनामे में दी है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज के उम्मीदवार प्रशांत किशोर के चुनावी हल्फनामे के मुताबिक प्रशांत किशोर के खिलाफ कुल 4 केस दर्ज है। सहरसा के सदर थाने में भी 1 केस दर्ज है और पटना, मुजफ्फरपुर और फिर बेतिया के अलावा बेतिया के अलग अलग कोर्ट में एक मामले चल रहे हैं। दोस्तों, किशनगंज के नए डीएम के स्वागत का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में ओरेकल इंटरनेशनल स्कूल एंड हॉस्टल किशनगंज के छात्रों ने जिलाधिकारी से मुलाकात करके उन्हें एक विशेष सिपासनामा यानी कि सम्मान पत्र भेंट किया है। जहां छात्रों ने जिलाधिकारी को उनकी नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनके आगमन से जिले के लोगों, खास करके छात्रों में नई उम्मीद जगी है। उन्होंने विश्वास जताया है कि उनके नेतृत्व में किशनगंज जिला आधारभूत संरचना, जन कल्याण और फिर समग्र विकास के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को हासिल करेगा। जब सम्मान पत्र में छात्रों ने जिले की शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने, सरकारी विद्यालयों को मजबूत करने, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने, जरूरतमंद विद्यार्थियों की सराहना करने तथा हर बच्चे को बेहतर शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में विशेष पहल करने का आग्रह भी किया है। इस अवसर पर स्कूल के छात्र प्रतिनिधियों ने स्वयं जिलाधिकारी से मुलाकात करके ये सम्मान पत्र उन्हें सौंपा है। छात्रों ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जिलाधिकारी की दूरदर्शिता और फिर प्रशासनिक नेतृत्व से किशनगंज के विद्यार्थियों का भविष्य और अधिक उज्जवल होगा। ओरेकल इंटरनेशनल स्कूल एंड हॉस्टल किशनगंज की तरफ इस पहल की जिले में सराहना हो रही है। लोगों का मानना है कि छात्रों द्वारा नए जिलाधिकारी का इस तरह स्वागत करना और शिक्षा से जुड़े सुझाव देना एक सकारात्मक संदेश है, जो प्रशासन और समाज के बीच बेहतर संवाद की दिशा में एक अच्छा कदम माना जा रहा है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।